हेलो बच्चों, क्लास 12 फिजिक्स के एक और धमाकेदार सेशन में आप सभी का मैं गीतेश पांडे हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि बच्चों बोर्ड परीक्षा बहुत निकट है, उसी क्रम में हम लोग जो है आज एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक जो कि विद्युत चालन नाम के चैप्टर के अंतर्गत आता है। ये ओम का नियम और अनुगमन वेग के आधार पर इसका सत्यापन 5 नंबर का प्रश्न है, जो कि 5 अंक में ये पूछा जाता है। ठीक, तो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन के लिए आज हम लोग स्टार्ट करेंगे ओम के नियम का सत्यापन और ओम के नियम को भी पढ़ेंगे। ठीक, तो ये सेशन बहुत धमाकेदार होने वाला है। वीडियो में आप लोग जो है वो अंत तक बने रहें, तो आपको चीजें जो है अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। तो इसमें हम 2 टॉपिक पढ़ेंगे। एक तो ये पढ़ेंगे कि ओम का नियम और अनुगमन वेग के आधार पर इसका सत्यापन, और दूसरा जो टॉपिक है उसमें हम पढ़ेंगे आवेश वाहकों की गतिशीलता से, जो कि 1 नंबर का क्वेश्चन है, पूछा जाता है और सवाल भी उससे पूछे जाते हैं। तो इसी क्रम में हम लोग स्टार्ट करते हैं, एक शानदार सेशन की शुरुआत जो है करते हैं हम। देखिए प्रश्न कैसे पूछा जाएगा। ये प्रश्न कुछ इस प्रकार से पूछा जाता है कि ओम का नियम लिखिए, अनुगमन वेग के आधार पर इसका सत्यापन कीजिए। ठीक, अब ओम का नियम क्या है। देखिए, जैसे ये हमारा एक चालक है, मान लेते हैं ये हमारा एक चालक है जिसकी लंबाई कितना है L, जिसका क्षेत्रफल कितना है A, और जिसके सिरों के बीच विभवांतर कितना है वो भी है। ठीक, तो अब देखेंगे, तो यदि किसी चालक की, जैसे ये जो चालक है, इसकी भौतिक अवस्था का मतलब क्या है, ताप, दाब, क्षेत्रफल, लंबाई आदि कैसे रहे, ये अपरिवर्तित रहे। तो चालक के सिरों के बीच विभवांतर, मतलब जो इसमें चालक के जो सिरों के बीच विभवांतर है, मतलब इसके जो सिरे हैं इसके बीच जो विभवांतर है, वो इस चालक में जो धारा प्रवाहित होगी उसके क्या होगा, अनुक्रमानुपाती होता है। अर्थात अगर हम देखें इसको तो लिखेंगे V प्रोपोर्शनल टू I, या V प्रोपोर्शनल टू I, या V बराबर क्या हो जाएगा, एक कांस्टेंट जुड़ेगा और यहां कांस्टेंट जुड़ेगा R। R क्या है, यहां कांस्टेंट है। ठीक, R क्या होगा, यहां नियतांक होगा, जिसे क्या कहते हैं, जिसे चालक का प्रतिरोध भी कहते हैं। ठीक, तो जैसे ये था हमारा ओम का नियम। ओम का नियम क्लास 10th में भी आप लोग यहां तक पढ़ चुके होंगे। ठीक, तो अब यहां हम इसके सत्यापन की अगर बात करें, तो वो सत्यापन जो करना है वो अनुगमन वेग के आधार पर करना है, जबकि 10th में जो था वो सिंपल तरीके से उसका सत्यापन था। तो अनुगमन वेग के आधार पर इसका हमको क्या करना है, सत्यापन करता है। ठीक, चलिए स्टार्ट करते हैं। टॉपिक बहुत अच्छा होने वाला है, इसलिए आप जो है बहुत ध्यान से इसको पढ़ें। अगर एक बार नहीं समझ में आता है तो वीडियो को बार बार देखें, जिससे आपको ये प्रश्न जो है वो क्लियर जो है समझ में आ जाए। ठीक, चलते हैं इसके सत्यापन की तरफ। अनुगमन वेग के आधार पर सत्यापन। ठीक, इसका जो सत्यापन करेंगे वो किसके अनुसार करेंगे, हम अनुगमन वेग के आधार पर करेंगे। ठीक, देखिए जैसे यहां पर हम क्या करेंगे, एक चालक तार लेंगे। ठीक, ये हो गया हमारा चालक तार, जिसकी लंबाई कितनी है, L, है, जिसके सिरों के बीच
विभवांतर कितना है, वो भी है। ठीक, अब इस चालक तार को हम एक बैटरी से जोड़ देंगे। इस चालक तार को हमने क्या किया है, एक बैटरी से जोड़ दिया इस प्रकार से। ठीक, तो अगर यहाँ इसको हम बैटरी से जोड़ेंगे तो बैटरी के सिरों से जोड़कर इसमें विभवांतर जब स्थापित करेंगे तो इसमें जो वैद्युत क्षेत्र की दिशा होगी, तो वैद्युत क्षेत्र की दिशा जो होती है वो किस प्रकार से होती है, वो होती है प्लस आवेश से माइनस आवेश की ओर। मतलब जो वैद्युत क्षेत्र की दिशा होगी वो कुछ इस दिशा में होगी। ठीक, तो अब इसमें जो इलेक्ट्रॉन गमन करेंगे वो किस प्रकार से गमन करेंगे, तो इसमें जो इलेक्ट्रॉन जो गमन करेंगे वो वैद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में। जैसा कि इसके पहले आप लोग पढ़ चुके हैं इसके सबसे पहले वाले वीडियो में, तो इसमें जो इलेक्ट्रॉन गति करेंगे वो कुछ इस प्रकार से गति करेंगे। ठीक, इलेक्ट्रॉन जो है वो इस प्रकार से गति करेंगे और इनका जो वेग होगा, जिस वेग से ये गति करेंगे वो जो है इसका वेग कितना होगा, वो होगा vd वेग से ये गमन कर रहे हैं। और किस प्रकार से गमन कर रहे हैं, वैद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में। ठीक, तो इसे ही क्या कहते हैं, अनुगमन वेग कहते हैं। आशा करते हैं आपको जो है ये यहां तक टॉपिक जो है वो बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब क्या करेंगे इसमें, देखिए अब इसमें करना क्या है हमको, सबसे पहले अब ये जो वैद्युत क्षेत्र है, जो वैद्युत क्षेत्र है वो इस इलेक्ट्रॉन पर कितना बल लगा रहा है। क्योंकि वैद्युत क्षेत्र जो है वो इलेक्ट्रॉन पर कैसे बल लगाएगा, अपने विपरीत दिशा में। क्योंकि इलेक्ट्रॉन पर ऋणावेश होता है तो वैद्युत क्षेत्र ऋणावेश पर कैसे बल लगाता है, अपने विपरीत दिशा में बल लगाता है। तो अब लिखेंगे वैद्युत क्षेत्र के कारण, वैद्युत क्षेत्र ई के कारण प्रत्येक इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला बल, तो वैद्युत क्षेत्र के कारण प्रत्येक इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला बल कितना होगा, बल हो जाएगा E इंटू ई। कैसे आया ये, अब देखिए जैसे वैद्युत क्षेत्र किसी आवेश पर जो बल लगाता है वो E बराबर क्या होता है, F अपान क्यू नॉट। क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन है तो एक इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होगा वो n का मान 1 होगा, तो Q बराबर हम E लिख सकते हैं। और जैसे हम Q बराबर E लिखेंगे तो E बराबर हो जाएगा F अपान E। तो अब F बराबर कितना हो जाएगा यहाँ, E इंटू ई। तो इस प्रकार से वैद्युत क्षेत्र के कारण किसी इलेक्ट्रॉन पर जो लगने वाला बल होगा तो यह बराबर कितना होगा, E इंटू ई होगा। ठीक, आशा करते हैं टॉपिक जो है आपका ये मक्खन हो गया होगा। ठीक, अब देखिए चलते हैं आगे। तो वैद्युत क्षेत्र E के कारण प्रत्येक इलेक्ट्रॉन पर जो लगने वाला बल है वो कितना होगा, E इंटू ई होगा। ठीक, अब यदि इस इलेक्ट्रॉन का, यदि इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान m तथा त्वरण a है, यदि इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना है m और त्वरण कितना है a है, तब अगर a बराबर देखें तो क्या हो जाएगा, ये f अपान m, मतलब त्वरण जो होगा वो किसके बराबर होगा, f अपान m के। तो f अपान m मतलब जैसे f बराबर m में होता है तो a बराबर कितना हो जाएगा, f अपान m। तो अब f की वैल्यू कितनी है,
ई अपान कितना हो जाएगा, एम। ठीक, तो यहां पर जो प्रत्येक इलेक्ट्रॉन का त्वरण होगा वो कितना होगा, ई अपान एम होगा। ठीक, अब देखिए अगर यहां देखें तो जैसे जो इलेक्ट्रॉन है किसी चालक के भीतर, ये हमारा मान लीजिए चालक है, तो इसमें जो धनावेश होता है वो कुछ इस प्रकार से होता है। मतलब ये धनावेशित कणों का क्या होता है, यहाँ एक जाल होता है और इसमें जो इलेक्ट्रॉन है वो घूमते रहते हैं। जो भी मुक्त इलेक्ट्रॉन होंगे वो क्या करेंगे, चक्कर लगाएंगे। तो अगर कोई मुक्त इलेक्ट्रॉन है और वो यहां से चक्कर लगा रहा है, देखिए अब यहां से जैसे ये इलेक्ट्रॉन यहां से चला, तो अब पहले ये इलेक्ट्रॉन इससे टकराया और फिर इससे टकराया। तो अब इस दो क्रमागत धन आयनों से जब इसकी टक्कर होगी तो उसमें टक्कर में जो लगा समय है उसको हम कहते हैं श्रांतिकाल। तो इलेक्ट्रॉन की किन्हीं दो क्रमागत धन आयनों से टक्करों के बीच लगा समय क्या कहलाता है, श्रांतिकाल कहलाता है। ठीक, कभी कभार ये परिभाषा पूछ लिया जाता है कि श्रांतिकाल किसे कहते हैं। तो अब यहां पर वही लिखेंगे कि इलेक्ट्रॉन की किन्हीं दो क्रमागत धन आयनों, इलेक्ट्रॉन की किन्हीं दो क्रमागत धन आयनों से टक्करों के बीच लगा समय क्या कहलाता है, श्रांतिकाल कहलाता है। इलेक्ट्रॉन की किन्हीं दो क्रमागत धन आयनों से टक्करों के बीच लगा समय क्या कहलाता है, श्रांतिकाल कहलाता है। ठीक, अब देखेंगे अगर यहां तो अब इसमें हम क्या करेंगे कि गति के प्रथम समीकरण से, गति के प्रथम समीकरण से, तो गति का प्रथम समीकरण क्या है, v बराबर u प्लस एटी। तो चूंकि इलेक्ट्रॉन जो चलता है वो कैसे चलता है, वो अनुगमन वेग से चलता है। तो अगर ये अनुगमन वेग से चलता है तो v के स्थान पर हम क्या लिखेंगे, अगर vd लिखेंगे तो यहां हमारा जो u होगा वो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और प्लस a के स्थान पर a और t के स्थान पर टाउ। अब यहां पर u का मान 0 क्यों हो गया, अब देखिए जैसे इससे पहले अगर जब क्लास हमने स्टार्ट किया था तो इसके बारे में आपको बताया था कि जो तापीय ऊर्जा के कारण प्रारंभ में जो इसका औसत वेग होता है इलेक्ट्रॉन का, जब ये यादृच्छिक गति करते रहते हैं तो उस समय जो औसत वेग होता है वो कितना होता है, 0 होता है। तो यहां चाहे हम लिख सकते हैं, यहां अगर लिखना चाहें तो चूंकि तापीय ऊर्जा के कारण जो इसका औसत वेग है वो कितना होता है, 0 होता है। इसका जो औसत है वो कितना होता है, 0 होता है। तो अब Vd बराबर यहां क्या निकल कर आएगा, Vd बराबर a टाउ। अब Vd बराबर अगर हम a की वैल्यू रखें तो a की वैल्यू कितनी है हमारे पास, a बराबर ई अपान m। तो ई अपान m टाउ। ठीक, तो ये आ गया हमारा क्या, अनुगमन वेग। तो अब ऐसी स्थिति में अगर हम आगे बढ़ते हैं तो क्या होगा, अब देखिए Vd का मान आ गया। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं,
देखिए इसको अगर थोड़ा सा और अगर लिखें तो VD बराबर क्या हो जाएगा, ये E टाउ अपान M और ये E। तो चूंकि वेग कौन सी राशि है, सदिश, तीव्रता भी क्या है, सदिश। तो इस प्रकार से अगर हम देखेंगे तो VD बराबर हमको क्या मिलेगा, E टाउ अपान M E। ठीक, अब देखो अगर यहां पर एक बात हम और अगर ध्यान दें तो ये जो हमारा VD बराबर E टाउ अपान M इंटू ई आ गया। अगर मान लीजिए कभी भी आपको प्रश्न में ये पूछता है कि अनुगमन वेग तथा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में संबंध स्थापित कीजिए। ठीक, तो यही क्या है, अनुगमन वेग, यही है हमारा अनुगमन वेग एवं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में संबंध। ठीक, अगर ये प्रश्न पूछता है कि अनुगमन वेग एवं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में संबंध स्थापित कीजिए, तो बस यहीं तक हमको संबंध स्थापित करके छोड़ देना है और हमारा टॉपिक ये कंप्लीट हो जाएगा। ठीक, लेकिन चूंकि हम ओम के नियम का सत्यापन कर रहे हैं तो अब यहां पर देखें तो अगर हम यहां आगे बढ़ते हैं तब क्या होगा, देखिए परंतु अगर यहां हम धारा देखें तो I बराबर क्या होता है, NEA/VD। ये किसमें संबंध है, धारा और अनुगमन वेग में। तो I बराबर NEA/VD और चूंकि VD बराबर कितना है, अगर यहां हम VD की वैल्यू रखें तो NEA और VD का मतलब E टाउ अपान M और इंटू E। ठीक, या ये हो जाएगा, अब देखें चूंकि E बराबर, E क्या है, E जो है वो तार के प्रत्येक बिंदु पर, अगर ये जो चालक तार है इसके किसी भी बिंदु पर हम तीव्रता देखें तो यहां लिखेंगे कि तार के प्रत्येक बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो तार के प्रत्येक बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होती है, अगर यहां देखेंगे तो तार के प्रत्येक बिंदु पर अगर हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता देखें तो वो जो तीव्रता निकल कर आएगी वो हमारी होती है E बराबर कितना हो जाएगा, ये V अपान L। तार के प्रत्येक बिंदु पर जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी वो कितनी होगी, E बराबर होगा V अपान L। कैसे पता चला ये, देखिए इसको हमने जो है आपको पहले ही पढ़ाया है। जैसे देखिए ये एक चालक तार है, इसके बीच की दूरी मान लो D है और इसके सिरों के बीच जो विभवांतर है वो भी है। तो यहां पर जो वैद्युत क्षेत्र की मतलब किसी भी बिंदु पर जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी वो E बराबर क्या होता है, V अपान D। तो चूंकि इसमें लंबाई हमने L माना है इसलिए E बराबर V अपान L रख देंगे। चलिए आगे चलते हैं अब इसमें। अब यही जो वैल्यू है हमको क्या कर देना है, यहां जो है रख देना है। तब I बराबर क्या मिलेगा, N E इंटू ई स्क्वायर हो जाएगा A N E स्क्वायर A टाउ अपान M इंटू,
अब देखिए ई के स्थान पर हम क्या लिख सकते हैं, V अपान L। ठीक, तो अब क्या हो जाएगा, अब देखिए I को अगर हम इधर लेकर चले आए तो ये हमारा क्या होगा, अब तो ये हमारा होगा V अपान I बराबर यम एल अपान एन ई स्क्वायर ए टाउ। ठीक, अब देखिए अगर इलेक्ट्रॉन के लिए देखें, किसी भी अगर हम इलेक्ट्रॉन के लिए देखेंगे तो ये जो पूरा मान है वो कांस्टेंट हो जाएगा। कैसे कांस्टेंट होगा, देखिए एम क्या है, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान नियत, लंबाई बढ़नी नहीं चाहिए इसमें, क्योंकि भौतिक अवस्था क्या होनी चाहिए इसकी, अपरिवर्तित होनी चाहिए। एन क्या है, एन भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो कितने होंगे, वो एक होगा, क्योंकि प्रत्येक इलेक्ट्रॉन के लिए देख रहे हैं। इलेक्ट्रॉन पर आवेश निश्चित होता है, क्षेत्रफल में कोई परिवर्तन होना नहीं चाहिए। और टाउ क्या होगा, क्योंकि जो श्रांतिकाल है वो किस पर निर्भर करता है, वो ताप पर निर्भर करता है, तो क्योंकि ताप में क्या होना चाहिए, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए, तो मतलब ये सब क्या हो गए, कांस्टेंट। तो इस प्रकार से हमको क्या मिला, मिला V अपान I बराबर क्या आ गया, कांस्टेंट। और यही क्या है, यही ओम का नियम है। V अपान I बराबर क्या होता है, कांस्टेंट, तो यही क्या है हमारा ओम का नियम है। ठीक, चलिए एक बार इसका फिर से हम रिवीजन कर लेते हैं। देखिए यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था मतलब ताप, चाप, क्षेत्रफल, लंबाई आदि क्या रहे, अपरिवर्तित रहे, तो चालक के सिरों के बीच विभवांतर उसमें प्रवाहित धारा के क्या होता है, अनुक्रमानुपाती होता है। ठीक, अब देखिए अर्थात V प्रोपोर्शनल I या V बराबर I R, जहां R क्या है, एक नियतांक है। ठीक, क्लियर हो गया होगा यहां तक। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब सत्यापन की तरफ चलते हैं इसके। देखिए जैसे हमने क्या किया कि एक चालक तार बनाया जिसकी लंबाई कितनी है, L है, जिसका क्षेत्रफल कितना है, A है, और इसके सिरों के बीच विभवांतर कितना है, V है। जब इसको जो है बैटरी से जोड़ा तो देखा कि यहाँ पर जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो कैसे होगी, कुछ इस प्रकार से होगी, क्योंकि जो तीव्रता होती है वो प्लस से माइनस की ओर होगी यहाँ। ठीक, तो अब ये जो तीव्रता है इसके भीतर जितने भी इलेक्ट्रॉन है उस पर कितना बल लगाएगी, तो वैद्युत क्षेत्र E के कारण प्रत्येक इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला बल F बराबर E इंटू ई होता है, जैसा कि हम जानते हैं। तो अब यदि इस इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान m तथा इसका त्वरण a है, तो a बराबर कितना, F अपान m, तो F का मतलब E अपान m हो गया। ठीक, अब देखेंगे कि इलेक्ट्रॉन की किन्हीं दो क्रमागत धन आयनों से टक्करों के बीच लगा समय क्या कहलाता है, श्रांतिकाल कहलाता है। अगर श्रांतिकाल को परिभाषित करना है तो श्रांतिकाल की परिभाषा यही होगी। कभी कभार एक नंबर में पूछ लेता है कि श्रांतिकाल किसे कहते हैं। ठीक, और श्रांतिकाल का मान जो है ये किस पर निर्भर करेगा, वो टेम्परेचर, ताप पर निर्भर करेगा। ठीक, तो अब देखें कि इलेक्ट्रॉन के किन्हीं दो क्रमागत धन आयनों से टक्करों के बीच लगा समय क्या कहलाता है, श्रांतिकाल कहलाता है। तो अब गति के प्रथम समीकरण से V बराबर U प्लस AT, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन चलता है वो अनुगमन वेग से चलता है, तो VD बराबर U प्लस ए टाउ। यहाँ U क्या है, U जीरो क्यों हो रहा है, तो देखिए जो तापीय ऊर्जा के कारण है वो प्रारंभ में इलेक्ट्रॉनों का जो औसत वेग होता है वो कितना होता है, शून्य होता है। कैसे होता है इसके बारे में हम लोग पहले वाले वीडियो में चर्चा कर चुके हैं, तो कृपया उस टॉपिक को जो है अच्छे से पढ़ के ही इसको अटेंड करें। ठीक, ये हो गया। तो VD बराबर क्या हो गया, अब यहाँ ए टाउ, तो ए की वैल्यू हमने यहां से उठा के रख दी, ई अपान एम, और टाउ ये किसका मान आ गया हमारे पास VD की वैल्यू। अब देखें तो VD बराबर ई टाउ अपान एम इंटू ई, ये किसके बीच संबंध है, ये है अनुगमन वेग एवं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में संबंध। अगर मान लीजिए कभी प्रश्न आता है कि ओम का नियम लिखिए, या प्रश्न कुछ इस प्रकार से पूछता है कि अनुगमन वेग की परिभाषा लिखिए तथा अनुगमन वेग और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बीच संबंध स्थापित कीजिए, तो हम अनुगमन वेग को परिभाषित कर देंगे
ठीक, इसके पहले वाले वीडियो में हम उसको पढ़ चुके हैं, अनुगमन वेग क्या है, उसकी परिभाषा लिख देंगे और क्या आ जाएगा कि वैद्युत, यहाँ जो अनुगमन वेग के आधार पर ओम के नियम का हमने सत्यापन लिखा है, उसको क्या लिख देंगे, अनुगमन वेग एवं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बीच संबंध, और यहां तक हमको संबंध स्थापित कर देना, बस हमारा टॉपिक पूरा हो जाएगा। ठीक, अब यहां चलते हैं, अगर हम, परंतु धारा I बराबर क्या होता है, यानी ये VD, अब इस VD की वैल्यू यहां रख दें। ठीक, अब E क्या है, E अगर देखें तो तार के प्रत्येक बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो तार के प्रत्येक बिंदु पर, किसी भी बिंदु पर जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर क्या होता है, V अपान L, तो हमने लिख दिया V अपान L इसमें। तो अब I बराबर क्या आ गया, यहां देखें तो ये आ गया, तो अब इसको जो है, अगर I को हम इधर ले आए तो V अपान I हो गया, और ये इधर आएगा तो LM चलाएगा ऊपर, ml क्या हो गया, ऊपर चलाया, और ये पूरा मान जो है नीचे चलाएगा। तो अब किसी इलेक्ट्रॉन के लिए ये पूरा मान क्या है, कांस्टेंट है, तो V अपान आई बराबर कांस्टेंट, और यही क्या है, यही हमारा ओम का नियम है। आशा करते हैं कि टॉपिक आपको ये बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ठीक, अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं, 1 2 3 टेक स्क्रीनशॉट। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, यहां से हम एक और इंपॉर्टेंट प्रश्न को जो है वो लिख सकते हैं। जैसे एक प्रश्न पूछता है कि आवेश वाहक की गतिशीलता क्या होती है। तो अब देखिए, यहां जो हमारा Vd बराबर ई टाउ अपान एम इंटू ई है ना, तो अब हम देखें तो यहां पर अगर देखें तो चूंकि Vd बराबर क्या है हमारे पास, ई टाउ अपान एम और इंटू ई, ठीक यही है। तो अब यहां पर जो ये मान है, कौन सा, ये ई टाउ अपान एम, इसी को क्या कहते हैं, गतिशीलता कहते हैं, म्यू। ठीक, तो अब अगर देखें तो अगर हमारे पास प्रश्न कुछ इस प्रकार से पूछा जाएगा कि आवेश वाहक की गतिशीलता, आवेश वाहक की गतिशीलता को परिभाषित कीजिए। ठीक, तो अब क्या होगा, आवेश वाहक की गतिशीलता को अगर हमको परिभाषित करना है, तो अब क्या होगा, आवेश वाहक की गतिशीलता, देखिए जो आवेश वाहक की गतिशीलता यहां से कैसे निकल कर आएगी, अब इसको देखिए म्यू कहते हैं ना, तो अब म्यू बराबर क्या लिख सकते हैं, देखिए यहां म्यू बराबर, इसको अगर ई को इधर लाएं तो ये Vd हो जाएगा अपान किसके, ई के। इसका मतलब अगर हम इसको परिभाषित करें तो Vd क्या है, आवेश वाहक का जो अनुगमन वेग है, Vd का मतलब आवेश वाहक मतलब जो इलेक्ट्रॉन है, जो आवेश वाहक कौन सा है, इलेक्ट्रॉन, तो इसका मतलब आवेश वाहक का अनुगमन वेग और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के अनुपात को हम क्या कहते हैं, आवेश वाहक के अनुगमन वेग और वैद्युत क्षेत्र तीव्रता बटे मतलब अनुपात को क्या कहते हैं, आवेश वाहक की गतिशीलता कहते हैं। तो इस प्रकार से आवेश वाहक की जो गतिशीलता होगी, अगर उसको हम परिभाषित करें तो परिभाषा क्या हमारे पास निकल कर आएगी, देखिए आवेश वाहक के अनुगमन वेग एवं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता
के अनुपात को आवेश वाहक की गतिशीलता कहते हैं। आवेश वाहक के अनुगमन वेग Vd एवं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E के अनुपात को क्या कहते हैं? आवेश वाहक की गतिशीलता कहते हैं। ठीक, अब इसे म्यू से प्रदर्शित करते हैं। म्यू बराबर क्या हो जाएगा? Vd अपान E, ये माड का मतलब इसका परिमाण निकालना पड़ेगा। ठीक, अब उसके बाद क्या आ गया हमारा? E टाउ अपान कितना हो गया? m। ठीक, तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट है, बोर्ड परीक्षा के दृष्टिकोण से 1 नंबर या 2 नंबर में पूछे जाने वाला प्रश्न है। अगर आप देखेंगे तो कई सेटों में ये प्रश्न पूछा गया है। ठीक, तो ये इंपॉर्टेंट प्रश्नों की श्रेणी में आता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न। आवेश वाहक की गतिशीलता को क्या करना है? परिभाषित करना है। ठीक, तो आशा करते हैं बच्चों आपको जो है ये टॉपिक बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा और बोर्ड परीक्षा 2026 को ध्यान में रखते हुए हम लोग जो है बहुत अच्छे तरीके से टॉपिकों को जो है क्लियर करते हुए चल रहे हैं। अभी आपको निराश होने की कोई जरूरत नहीं है। अगर आपने अभी कुछ भी नहीं पढ़ा है तो आप लोग जो है लगातार आप क्लास को अटेंड करते रहिए और पूरा सिलेबस भी आपका जो है कंप्लीट हो जाएगा। ठीक, और आप जो है बहुत अच्छे से जो है नंबर भी आपको बोर्ड में बहुत बढ़िया से मिलेगा। जैसे कि अगर इसमें देखें तो एक ही बात का ध्यान रखना है कि जितने भी चीजें हम जो है बोर्ड पे आपको लिख रहे हैं आपको उतना ही परीक्षा में लिख कर आना है, आपको पूरा नंबर मिलेगा। ठीक, तो अभी भी निराश होने की जरूरत नहीं है। हम प्रयास कर रहे हैं कि आपको जो है अगर आप 0 पर भी हैं तो 0 से आपको शिखर पर ले जाएं। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।